Hello everyone. So today we are going to discuss about the first chapter of your Hornbill book, that is the Portrait of a Lady. In this chapter, we will discuss the detailed summary of the Portrait of a Lady whose author is Khushwant Singh. Before starting this lesson, you have to write down the meaning of the phrases given in your first page of the lesson. So write down, the thought was almost revolting, hard to believe. Students, you can write down the English meaning and I will explain you the Hindi meanings of these. The thought was almost revolting मतलब मुश्किल से यकीन करना. Second is an expanse of pure white serenity. यहाँ पर जो ग्रैंड मदर है उनको वाइट लैंडस्केप या वाइट सीनरी से कंपेयर किया गया है, जिसको देखने के बाद असीम शांति का अनुभव होता है. नेक्स्ट इज ए टर्निंग पॉइंट. ए टर्निंग पॉइंट मतलब लाइफ में चेंजेस आना. नेक्स्ट इज एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विथ रेजिग्नेशन. जो हमारी ग्रैंड मदर थी ऑदर की, तो वो हमेशा से ही अकेले रहती थी और उन्होंने इस चीज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर लिया था. नेक्स्ट इज ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स. जब थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज ग्रैंड मदर के पास आती थी तो वो बहुत ज्यादा नॉइस करते थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन करती थी और बहुत सारा केओस क्रिएट हो जाता था. तो उसी को यहाँ पे बोला गया है ए वेरिटेबल बेडलम ऑफ चिरपिंग्स. नेक्स्ट इज फ्राइवलस रिब्यूक्स. जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा से ही ऐसा लगता था कि जो स्पैरोज हैं उनसे बातें करती हैं और उनको स्कोल्ड करती हैं, यानी उन्हें प्यार से डांटती हैं. तो इसी को बोला गया है फ्राइवलस रिब्यूक्स. लास्ट इज द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलापिडेटेड ड्रम्स. तो यहाँ पर एक बहुत पुराना ढोलक था या बहुत पुराना ड्रम था जिसकी कंडीशन बहुत खराब थी. तो यहाँ पे उसी को बोला गया है द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम्स. अब हम लोग आ जाते हैं अपने चैप्टर में. यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत की गई है जिसमें ऑथर ने बोला है कि उनकी ग्रैंड मदर जैसे सब ग्रैंड मदर होती हैं उन्हीं के जैसे बहुत ज्यादा बूढ़ी थी, और वो इतनी ज्यादा बूढ़ी थी कि ऐसा लग रहा है कि वो 20 साल से इतनी ही बूढ़ी थी, या आप बोल सकते हैं कि ऑथर सोचते हैं कि वो पैदा ही बूढ़े होने के लिए हुई हैं. उसके बाद जो हमारे ऑथर हैं वो बोलते हैं कि उनके ड्राइंग रूम में उनके ग्रैंडफादर का एक पोर्ट्रेट है या एक पिक्चर है, जिसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि वो हमेशा से ही 100 साल के हैं. जो उनके ग्रैंडफादर हैं उन्होंने एक टर्बन यानी पगड़ी पहनी हुई है और उनकी जो बियर्ड है वो चेस्ट तक जाती है, मतलब उनकी बियर्ड बहुत ज्यादा लंबी है और ऐसा लगता है कि वो हमेशा से ही उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रंस रहे हों. इसके बाद फिर जो हमारे ऑथर है वो बताते हैं कि उनकी दादी या उनकी ग्रैंड मदर कभी सुंदर रही हो ऐसा यकीन करना बहुत मुश्किल है, और उनका कभी कोई हस्बैंड भी था ऐसा भी यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमेशा से ही वो बहुत ज्यादा बूढ़ी थी. फिर ऑथर बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर उनको जब वो बचपन में जो गेम्स खेला करती थी उसके बारे में बताती हैं, तो वो ऐसा लगता है जैसे परियों की कहानी है, क्योंकि हमारे ऑथर ने ऐसे गेम्स कभी नहीं सुने और इसी को उन्होंने बोला है फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट, मतलब परियों की कहानी या जो सच होने पर जिस पर डाउट है. नेक्स्ट इज हमारे जो ऑथर हैं वो बताते हैं कि उनकी ग्रैंड मदर शॉर्ट है, फैट थी और स्लाइटली बेंड थी, मतलब उनकी जो कमर थी वो झुकी हुई थी और हमेशा से ही जो उनकी ग्रैंड मदर है एक हाथ अपनी कमर पर रखती थी ताकि उन्हें सपोर्ट मिल सके. उनके हाथ में हमेशा से ही बीड्स ऑफ रोजरी यानी रुद्राक्ष की माला रहती थी और जिसे वो हमेशा ही जपते रहती थी. उनके लिप्स हमेशा से ही प्रेयर में मूव करते थे. हर टाइम सारे दिन में उन्हें हम ऐसे ही देख सकते हैं कि वो हमेशा से ही कोई प्रेयर या भजन गाती हैं. इसके अलावा जो हमारी ग्रैंड मदर है वो प्योर वाइट या स्पॉटलेस वाइट साड़ी वियर करती थी, और इसी को हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने कंपेयर किया है शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, मतलब वो ऐसा है जैसे सर्दी में एक सीनरी दिख रही हो, तो उसके जैसे वो दिख रही हैं. एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी ब्रीदिंग पीस एंड कंटेनमेंट, मतलब उनको देखने के बाद एक असीम शांति का अनुभव होता था. इसके बाद जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने बताया कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो शहर में चले गए थे सेटल होने के लिए, और उन्होंने हमारे ऑथर को उनकी ग्रैंड मदर के पास छोड़ दिया था ताकि वो उनके साथ विलेज में रहें. तो विलेज में ग्रैंड मदर और जो हमारे ऑथर हैं वो दोनों साथ में रहते थे, दोनों साथ में ही स्कूल जाया करते थे
और हमारी जो ग्रैंड मदर है वो हमारे ऑथर को रेडी करती थी नहलाकर, और तब भी वो एक भजन गाया करती थी और वो सेम भजन रोज गाती थी। इसी को बोला गया है मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मतलब सेम चीज वो रोज गाती थी। उन्हें ऐसा लगता था कि जो हमारे ऑथर हैं वो इस भजन को कभी सुनकर याद कर लेंगे, लेकिन जो हमारे ऑथर हैं वो सिर्फ उसे सुनते थे क्योंकि उन्हें उनकी वॉइस अच्छी लगती थी और उन्होंने कभी भी उसको याद नहीं किया। फिर हमारे ऑथर बताते हैं कि रेडी करने के बाद उनकी जो ग्रैंड मदर है वो उन्हें एक वुडन स्लेट देती थी जिसमें एक रेड पेन थी, एक छोटी सी इंक की बॉटल थी और कुछ येलो चॉक्स थी। और सुबह सुबह उनका रोज का नाश्ता रहता था स्टेल चपाती यानी बासी रोटी, जिसमें बटर लगा रहता था यानी घी लगा रहता था और शुगर लगा रहता था। फिर इसके बाद वो नाश्ता करने के बाद या ब्रेकफास्ट लेने के बाद जितनी भी रोटियां बच जाती थी उसे वो ले लेती थी ताकि जो रास्ते में डॉग्स पड़ते हैं तो उन्हें वो खिला सकें। अब इसके बाद फिर जो ग्रैंड मदर थी वो भी ऑथर के साथ उनके स्कूल जाती थी, क्योंकि जो स्कूल था वो टेम्पल से अटैच था और स्कूल में स्टूडेंट्स को टेम्पल के पुजारी या प्रीस्ट ही अल्फाबेट्स और रिलीजन के बारे में पढ़ना बताते थे। जब तक जो हमारे ऑथर हैं स्कूल में रहते थे तब तक जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो टेम्पल में बैठकर स्क्रिप्चर्स लाइक गीता रीड किया करती थी। और जैसे ही दोनों का काम खत्म हो जाता था उसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते थे, जिसके रास्ते में उन्हें वही स्ट्रीट डॉग्स मिलते थे और वो उनको उनके घर तक फॉलो करते थे। नेक्स्ट ऑथर ने बताया कि जब उनके पेरेंट्स ने उन्हें और उनकी ग्रैंड मदर को शहर में बुलवा लिया तो ये उनके लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। शहर में जाने के बाद जो ऑथर थे वो अपने घर में रहने लग गए और उनका अब एडमिशन एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में हो गया, जहां पर उन्हें स्कूल में जाने के लिए ग्रैंड मदर के साथ नहीं जाना पड़ता था, उनको पिकअप करने के लिए एक बस आती थी। तो इस तरह से अब वो स्कूल जाने लग गए हैं और ग्रैंड मदर उनके साथ स्कूल नहीं जा पाती। अब इसके बाद जो ग्रैंड मदर है कुछ दिनों तक तो इनको स्कूल जाने के लिए जगाती थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये सारी चीजें कम कर दी। तब भी दोनों लोग एक ही रूम में रहते थे, यानी हमारे ऑथर और ग्रैंड मदर जो थे वो दोनों एक ही रूम में रहते थे। जब हमारे ऑथर स्कूल से वापस आते थे तब उनसे उनकी ग्रैंड मदर पूछती थी कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया है। तब ऑथर उन्हें इंग्लिश के वर्ड्स बताते थे और साइंस में बताते थे कि उन्हें आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया गया है, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया गया है और अर्थ का गोल होना पढ़ाया गया है, जिससे जो उनकी ग्रैंड मदर थी वो काफी दुखी हो जाती हैं क्योंकि उन्हें ये सब चीजें समझ में नहीं आती। और उनका एक और कारण था दुख का, वो ये था कि स्कूल में कोई भी रिलीजन और हमारे हॉली स्क्रिप्चर्स के बारे में या गॉड के बारे में नहीं बताया जाता है। फिर एक दिन जब हमारे ऑथर ने अनाउंस किया कि उनके स्कूल में उन्हें म्यूजिक लेसन्स भी दिए जाते हैं, तब ग्रैंड मदर और ज्यादा दुखी हो गई, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं। तब भी जो हमारे ऑथर है वो समझ गए, क्योंकि जो ग्रैंड मदर थी अब वो साइलेंट रहने लग गई और ज्यादा किसी से अब बोलती नहीं थी। ग्रैंड मदर के हिसाब से जो म्यूजिक है वो केवल बेगर्स के लिए यानी भिखारियों के लिए या हार्लट्स के लिए था और जो जेंटल मैन है उनको ये शोभा नहीं देता था। नेक्स्ट, अब क्योंकि ग्रैंड मदर जो थी वो ना तो उनके साथ स्कूल जाती थी, ना ही वो डॉग्स को फीड करती थी और ना ही वो उनकी स्टडीज में हेल्प कर पाती थी, तो इसलिए अब वो अपना सारा टाइम स्पिनिंग व्हील के सामने बैठती थी और प्रेयर रिसाइट करते रहती थी, यानी प्रेयर बोलती रहती थी। इसके बाद दोपहर में वो अपना एक टाइम फ्री रखती थी और इस टाइम को वो रिलैक्सिंग टाइम बोलती थी, क्योंकि इस टाइम में वो स्पैरोज को फीड करती थी। स्पैरोज को वो फीड करती थी अपने वेरांडा में और वहां पर वो उनको ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करके दे देती थी और थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज आती थी जो उनके हेड पर, शोल्डर पर, पैर पर बैठ जाती थी, लेकिन ग्रैंड मदर ने उन्हें कभी भी हटाया नहीं या उन्हें शू करने की कोशिश नहीं की। नेक्स्ट फेज ऑफ लाइफ, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। अब यहाँ पर जो हमारे ऑथर हैं तो उन्होंने बताया कि अब वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाने लग गए और यहाँ पर उन्हें एक अपना अलग से रूम मिल गया, जिससे जो उनकी ग्रैंड मदर है और
उनके बीच में जो कॉमन लिंक था उनका रूम, वो खत्म हो गया। यूनिवर्सिटी में जाते ही जो हमारी ग्रैंड मदर है वो अब और किसी से बात नहीं करती थी। वो सारे टाइम केवल स्पिनिंग व्हील के सामने स्क्रिप्चर्स रीड करती थी या अपने पोएम्स रीड करती थी, और हमेशा ही उनके हाथ में बीड्स ऑफ रोजरी रहती थी और वो अपना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करती थी। फिर उसके बाद जब ऑदर ने सोचा कि वो अब फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाएंगे यानी फॉरेन कंट्रीज जाएंगे, तो उन्हें लगा कि उनकी ग्रैंड मदर को काफी दुख होगा और हो सकता है कि 5 साल के बाद जब वो वापस आए तो उन्हें ग्रैंड मदर नहीं मिले, क्योंकि उनकी डेथ भी हो सकती है, काफी उनकी उम्र हो गई है। लेकिन उन्हें काफी सरप्राइज हुआ क्योंकि ग्रैंड मदर उन्हें रेलवे स्टेशन में छोड़ने तो आई, लेकिन उन्होंने कुछ भी बात नहीं किया और वो हर टाइम बस प्रेयर ही कर रही थी। और लास्ट टाइम जब वो उनसे मिल रहे थे तब उन्हें लगा हो सकता है कि ये आखिरी टाइम हो, तो तब भी वो प्रेयर ही करते जा रही थी। इसके बाद फिर वो 5 साल के बाद वापस आए और उन्होंने देखा कि उनकी ग्रैंड मदर बिल्कुल भी नहीं बदली हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो एक दिन के लिए भी कहीं बूढ़ी हुई हैं या उनकी उम्र में कोई इजाफा हुआ है। तो ऑदर ने देखा कि जिस दिन वो वापस आए तो उनके लाइफ, आप बोल सकते हैं कि उनके लाइफ स्केड्यूल में एक चेंज नजर आया। वो अब स्पिनिंग व्हील के सामने नहीं बैठी थी और ना ही उन्होंने उस दिन प्रेयर कोई गाई अपनी, ना ही उन्होंने कोई भजन किया। उन्होंने अपने पास की जो लेडीज थी उन सबको बुलवा लिया और वो सब लोग वहां पर एक ड्रम लेके, या आप लोग बोल सकते हैं एक ढोलक लेके सिंग करने लग गई। और वो लोग ऐसा गाना गा रहे थे जैसे लग रहा था कि कोई जंग जीत के आया हो। तो इस तरह से हमारे ऑदर को लगने लग गया जैसे वो कोई जंग जीत के आए हो और इस तरह से उनका स्वागत हो रहा है। और एक और चीज, जब वो वापस आए तब भी उन्होंने देखा कि ग्रैंड मदर ने कुछ भी उनसे नहीं बोला हुआ है और उन्होंने उस दिन स्पैरो को फीड किया। लेकिन शाम टाइम ही ऐसा हुआ कि जो ग्रैंड मदर हैं वो इल हो गई, यानी उनकी तबीयत काफी खराब हो गई और डॉक्टर आ गए जिन्होंने बोला कि उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी। ये बस छोटी सी ही बात है, बट ग्रैंड मदर ने बोल दिया था कि उनका एंड काफी नियर है, मतलब उनका अंतिम समय आने वाला है। और उन्होंने बोला क्योंकि मैंने अंतिम समय के पहले, यानी जिस दिन हमारे ऑदर वापस आए थे उस दिन उन्होंने भजन नहीं किया, इसलिए अब वो अपना आखिरी समय किसी से बात करने में वेस्ट नहीं करेंगी। तो जितने भी घर के बाकी मेंबर्स थे तो उन्होंने इस पर रेजिस्ट किया, मतलब इसको मना किया, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो आखिरी टाइम भी अपना भजन करते रही जब तक उनके हाथ से रोजरी फेल नहीं हो गई और उनके हाथ रुक नहीं गए। तो इस तरह से उनकी डेथ हो गई। लास्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि जब लास्ट राइट्स के लिए ऑदर की फैमिली मेंबर्स उन पर लाल कलर का कफन उड़ा रहे थे या श्रूड आप लोग बोल सकते हैं उड़ा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि लास्ट में जो बहुत सारी स्पैरोज थी वो वहीं पे आके रह गई जहां पर ग्रैंड मदर थी, यानी जहां पर ग्रैंड मदर की बॉडी थी, डेड बॉडी थी, वहीं पर बहुत सारी स्पैरोज आके बैठ गई। और ये सब देखकर जो ऑदर हैं उनकी मदर को काफी बुरा लगा। तो इस तरह से उन्होंने ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर जैसे उनकी ग्रैंड मदर किया करती थी वैसे ही उन स्पैरोज को खिलाना चाहा। तो उन्होंने फेंक दिया बहुत सारे ब्रेड्स के टुकड़े, लेकिन स्पैरोज ने बिल्कुल भी उनको छुआ भी नहीं और इस तरह से वो भी दुखी थी ग्रैंड मदर के जाने से। फिर नेक्स्ट दिन हमने देखा कि जो ब्रेड के टुकड़े थे उन्हें स्वीपर ने ही साफ किया है। तो हम देखते हैं कि इस तरह से जो हमारे ऑदर हैं उनकी ग्रैंड मदर की डेथ हो जाती है।